मैं शिशु मंदिर में जब पढ़ता था तो उसमें वो कोएड था, तो वो लड़कियां भी थी, तो कभी कभी लड़कियों की छोटी वोटी करता था। मैंने रिसर्च में ये भी पाया कि मम्मी ने कहा कि बेटा रात रात भर पढ़ाई करता था, सोता नहीं था। मेरा ये था कि जब भी एग्ज़ाम आए तब अच्छे से तैयारी करो, लेकिन कॉलेजेस का हाल अभी भी बुरा है। टीचर्स पढ़ाने नहीं आते, बच्चे सिर्फ एडमिशन ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ की डिग्री मिल जाएगी, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं। कृष्ण का मेरे ऊपर मुझे लगता है आशीर्वाद रहा ही है। तो हमारे यहाँ माखन लाल कहते हैं, हमारे यहाँ लड्डू गोपाल कहते हैं। हमारे यहाँ लड्डू गोपाल की पूजा होती है, छोटे से लड्डू गोपाल की। तो हमारे यहाँ बहुत मान्यता है और हमेशा से बराबर रहा। मेरी मम्मी थोड़ी सी बहुत धार्मिक है, तो उनकी पूजा पाठ का उसका भी असर मेरे ऊपर रहा है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और सचमुच कोशिश लगातार होती है तो वो एक ना एक दिन आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर दे जाती है। इन्हीं कोशिशों की बदौलत देश के एक ऐसे ही युवा ने बैंक पीओ से लेकर आईपीएस बनने तक का सफ़र पूरा किया है। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज आप जानेंगे मथुरा के एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे युवा की कहानी जिन्होंने यूपीएससी 2024 की परीक्षा में 205वीं रैंक हासिल की है। वो आईपीएस अधिकारी बन चुके हैं। सत्यम, ढेर सारी बधाइयाँ आपको। थैंक यू सो मच। तो सत्यम, मैं आपके 5 सरकारी नौकरी, इनफैक्ट अब 6 हो गई हैं वो उन पर जाऊँ उसके पहले मैं जानना चाहूँगी कि एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद कभी मम्मी ने आपसे बोला नहीं कि बेटा अब तो सेटल हो जा, सरकारी नौकरी भी लग गई है? मुझे लगता है ये तो अभी नहीं बोलने से पहले ही बोल चुके हैं वो। हाँ। कई बार। तो मैं हमेशा डिले करता रहता था कि नहीं, अभी कुछ जो मैं कर रहा हूँ, जो लास्ट मेरा एक लक्ष्य है वो हासिल हो जाए, उसके बाद फिर आराम से सेटल हो जाएंगे। तो सत्यम, आईपीएस ऑफिसर बनने से पहले मैं नन्हे सत्यम के बारे में जानना चाहूँगी, जो स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर में जिन्होंने पढ़ाई की थी, वो बचपन में कैसे थे? छोटे में मैं काफ़ी शरारती था। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा था। हाँ। लेकिन मैं मीडियम था और मेरी मम्मी परेशानी रहती थी मेरे से, क्योंकि मैं कभी बाहर जाके शरारत करता था, कभी स्कूल में शरारत करता था। जैसे कुछ इंसिडेंट आपको याद हो? नहीं, बस दोस्तों के साथ लड़ाई करना। मैं शिशु मंदिर में जब पढ़ता था तो उसमें वो कोएड था, तो वो लड़कियां भी थी, तो कभी कभी लड़कियों की छोटी वोटी करता था। तो ये सब होता था। नहीं तो लेकिन एक टाइम के बाद फिर जब मैं 12th के बाद थोड़ा सा सीरियस हो गया और तब मैंने अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करी। ओके, तो आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या की, आपका मीडियम क्या था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मथुरा से की है। बीएसए कॉलेज एक कॉलेज है वहाँ मथुरा में। मैंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स में। okay. और मेरा इसमें मीडियम इंग्लिश ही था और मैं हमेशा से इंग्लिश मीडियम में ही रहा हूँ। शिशु मंदिर में मेरा मीडियम हिंदी था, लेकिन उसके बाद मैं चेंज हो गया था इंग्लिश में। बढ़िया है, मातृभाषा भी सीखनी चाहिए। हाँ, दोनों तरह का ज्ञान आपके पास रहा। तो क्या ग्रेजुएशन के समय ही आपके जहन में आ गया कि सरकारी नौकरियों की तैयारी की जानी चाहिए? ये विचार कब आया? मुझे लगता है ये विचार मेरे बचपन से ही मेरे अंदर था। मैं अपने पिताजी से पूछता था कि क्या ऐसी कोई नौकरी है जो सबका भला कर सकती है, एक ऐसी नौकरी जिससे आप सच में समाज में चेंज ला सकते हैं। तो वो हमेशा कहते थे ये तो डीएम की नौकरी होती है। तो धीरे धीरे मुझे पता पड़ा कि एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, उसके थ्रू कई सर्विसेज होती हैं जहाँ आप डायरेक्टली लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो वो एक बचपन से था ही। और फिर मेरे स्कूल में मेरे स्कूल से कई बच्चे निकले थे, तो वो लोग आते थे और हमको बताते थे कि उनका हुआ है। तो मैं जब छोटा था तब देखता था कि इन भैया का कैसे हुआ है, तो उससे एक इंस्पिरेशन मिलती थी कि एक यूपीएससी एग्जाम होता है। तो जब से था कि यूपीएससी करना है। तो जब यूपीएससी का गोल पहले से क्लियर था, तो ये फिर इतने सारे एग्जाम को क्रैक करने के पीछे क्या आपका था स्ट्रेटेजी? मुझे लगता है ये एक तरह का प्रारब्ध है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इतने एग्जाम क्लियर करूंगा। मेरा हमेशा से था कि एक ही बार एक ही चीज़ पे फोकस करना है। लेकिन ये चीज़ें होती गई। मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो मेरे पापा कह रहे थे कि आप यूपीएससी की तैयारी करो, लेकिन मैंने कहा पहले पापा एक बार कोई छोटा एग्जाम दे के देखते हैं और शायद हो जाए तो एक जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी हाथ में। एक तरह से वो कहते हैं ना प्लान बी। हाँ। तो इसलिए मैंने एग्जाम दिया, तो
मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा फर्स्ट टाइम में ही पीओ में और सीजीएल में हर जगह होता चला गया। तो एक के बाद एक सीढ़ियाँ लगातार चढ़ते चला गया और वो चीज़ें ऐसी थी जो समय के साथ खुद होती गई। मैंने एक बार अच्छे से मेहनत की और वो चीज़ें फिर बाद में मुझे फल दिया। तो आपने कौन कौन से एग्ज़ाम क्रैक किए उसके बारे में बताइए। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन के समय ही मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए थे जिनका रिजल्ट अलग अलग समय पे आया। ओके। तो सबसे पहले रिजल्ट बैंक का आया था, बैंक पीओ का। तो मैंने बैंक पीओ ज्वाइन किया था। मैं आंध्रा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर था। उसके साथ ही ग्रामीण बैंक के भी एग्ज़ाम होते हैं और क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं, वो भी मैंने क्लियर किए थे, लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए थे। उसके बाद मैंने मौसम विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में काम किया 9-10 महीने। और उसके बाद जब से मैं सीजीएल के थ्रू असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर था, अभी मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। और बीच में 2021 में मेरा पीसीएस में हो गया था, तो मैं नोएडा अथॉरिटी में फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट पर भी गया था। और भी कुछ एग्जाम थे जो क्लियर किए थे फिर, लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए थे। ओके। तो जैसे सत्यम, सारे एग्जाम्स की जो डिमांड होती है वो ऑब्वियसली अलग अलग होती है, तो कैसे बैलेंस किया इस चीज़ को? और आप ऑलरेडी जॉब में थे भी, तो आपने सही कहा, सारे एग्जाम्स की डिमांड अलग होती है, लेकिन एक फैक्टर कॉमन होता है कहीं ना कहीं। जैसे मैथ्स होता है या इंग्लिश होता है, तो वो एक तरह से सेम आता है हर जगह। साथ ही साथ मुझे लगता है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मैं फोकस हो जाता था जल्दी किसी भी एग्जाम के लिए। अगर मैंने सोचा 6 महीने बाद कोई एग्जाम है, तो मैं सोच लेता था कि इसका ये सिलेबस है और मुझे इस डायरेक्शन में ऐसे पढ़ना है, तो वो मैं फिर उसी डायरेक्शन में सिर्फ उसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता था। लेकिन कई बार होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोसेस में आने में ही समय लगा देते हैं, तो मुझे लगता है वो प्लस पॉइंट मेरे साथ था, इसलिए शायद। और एग्ज़ाम मैं जॉब के साथ तो इसलिए करता था, मैं काम भी करता था, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ खाली टाइम में चाहिए होता था करने के लिए। तो मेरे अंदर से छोटे से में ही थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी चीज़ों के लिए, तो बस इसलिए मन करता था कि कुछ नया सीखता रहूँ। ओके। तो मतलब जैसे आपने एग्ज़ाम को बेसिकली पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया जो नॉर्मली देखा जाता है कि बच्चे सालों साल तैयारियां करते रहते हैं, कई उनकी कुछ स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम होती है या वो उस तरीके से मेहनत नहीं करते हैं या जो भी बातें हों। तो आपका क्या था कि मुझे 6 महीने 7 महीने में इस एग्ज़ाम को एकदम जूझ के देना है? देखिए, मैं इस बात को मैंने बहुत क्लोज लुक से देखा है कि जैसे आप कैसे उसको सिलेबस या प्रीवियस ईयर कैसे उसको फाइंड करते थे किसी भी एग्जाम को, क्या आपकी ट्रिक थी उसके बारे में बताइए। मेरा, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा यही था। सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू होता है। आप उसके प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए कि वो एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है, और सिलेबस देखिए, ऑब्वियसली सिलेबस क्योंकि चेंज होता रहता है। और लेकिन आपको पता पड़ेगा कि कोई भी कमीशन है या कोई भी जो एग्जाम कराती है बॉडी, वो एक पैटर्न पे सवाल पूछती है लगातार, और अगर वो पैटर्न चेंज कर रही है तो वो सभी के लिए चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर कई टाइम से कर रहे हैं तब भी आपके लिए एक जैसा ही पड़ेगा। तो पीवाईक्यू देखिए सबसे पहले, और उसको एनालाइज करने की जरूरत होती है। तो मैं पीवाईक्यू देखता था और देखता था कि कुछ क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं उसी फिर डायरेक्शन में, क्योंकि बेसिकली इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स जो भी एग्जाम्स में वो आते ऑब्वियसली सारे एग्जाम्स में है, लेकिन उनका लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो डिमांड जो एकदम डिफरेंट होता है। जैसे एसएससी में कुछ और उसके इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते हैं, और आप दूसरे एग्जाम्स में दोगे तो वहाँ पे उसका दूसरा रोल होता है, बैंक में उसकी अलग डिमांड होती है। तो उस चीज़ को बैलेंस करना वही है कि बेसिक्स आपने उसको मेरे ख्याल से बेसिक्स पे ज़्यादा गौर किया। मैंने जब मैं एमएससी में था तभी मैंने बेसिक्स पे ध्यान दिया था। मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की। यूट्यूब पे मैंने बेसिक्स जितने भी थे, मैथ्स के, इंग्लिश के, ग्रामर के, वो भी मैंने सारा वहाँ पढ़ा और उसको पहले अपना क्लियर किया। उसके बाद मैंने देखा कि डिमांड क्या है। जैसे कि एसएससी सीजीएल में आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपको मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के मोस्टली सवाल सही करने होते हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है और टाइमिंग भी बहुत टाइम कम होता है, प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन बैंक के एग्जाम में क्या चाहिए, बैंक में आपके पास टाइम बहुत कम है और जो सवाल होते हैं उनके लेवल भी ज़्यादा होता है। तो आपको वहाँ पर मार्क्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेके आने हैं, ये मैटर करता है। और वहाँ कट ऑफ कम जाती है, इतनी कट ऑफ नहीं जाती, लेकिन बच्चे एक सवाल भी रीजनिंग का पूरा नहीं कर पाते, इतनी जल्दी टाइम निकलता है बैंक में। तो जो भी एग्ज़ाम आता था मैं उसके हिसाब से अपने आप को डालने की कोशिश करता था। और बस अभी एसबीआई पीओ और एसएससी के एग्जाम्स होने भी वाले हैं, तो जो स्टूडेंट्स एग्जाम को दे रहे हैं वो सत्यम की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। शायद उन्हें एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाए जी। तो कुछ और टिप्स आप जो इन एग्जाम्स के बारे में, आपने पीसीएस का भी एग्जाम क्रैक किया, अभी उसका भी प्रीलिम्स होने वाले हैं अक्टूबर में, तो उसके
लिए बताइए। मैं यूपी का हूँ, तो यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया था। यूपी पीसीएस का पैटर्न यूपीएससी की तरह ही हो गया है सेम। तो आपको ज़्यादा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस ऑप्शनल हट गया है, जो कि 2 साल पहले ही हुआ था। जब मैंने दिया था तब ऑप्शनल था, तो वो मेरी किस्मत थी कि मेरी एक तरह से यूपीएससी के लिए एक तरह से प्रैक्टिस हो गई थी यूपी पीसीएस। तो अभी भी आप मुझे लगता है जो पेपर 5 एंड पेपर 6 जो हिंदी इसका यूपी का ऐड हुआ है, तो उसको आप एक अलग से ना देखते हुए ऐसे देखिए कि वो नॉर्मल एक जीएस का पेपर ही है, और आपको बस इंडिया की जगह यूपी को रिप्लेस करना है, क्योंकि यूपी इज लाइक इंडिया ओनली। यूपी में वो सारी चीज़ें हैं जो पूरे इंडिया में है। तो आप इस तरह से आप क्यों ले सकते हैं और एग्जाम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सत्यम, जैसे यूपीएससी की तैयारी के लिए वाई ज़रूरी है, तो आपका वाई क्या था? मेरा वाई क्या था? क्योंकि एग्जाम के जॉब के साथ तैयारी के लिए वाई का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वाई का होना ही है एक्चुअली, क्योंकि इतना टाइम मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या कुछ ऐसी घटना हो कि जिससे आपको लगता हो कि यार इस तैयारी को ज़रूर करना चाहिए? देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं जब छोटा था तो हमारे मथुरा में बंजारे घूमते हैं कैसे। तो वो घुमक्कड़ होते हैं, वो जगह जगह घूमते हैं। लेकिन वो गरीबी में रहते हैं काफ़ी। और मैं जब छोटा था तो मैंने देखा था उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बिना कपड़ों के घूम रहे हैं और कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी उठा रहे हैं। तो मैंने अपने पापा से पूछा था कि इस बारे में कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये इनके साथ इनका कौन भला कर सकता है, इनका कोई कुछ करके नहीं रहा है। तो पापा ने वही कहा था, जैसे मैंने आपको बताया ना, पापा का कुछ था, तो पापा ने बोला था कि इनका जो कर सकता है वो डीएम कर सकता है, या फिर जो इनका अधिकारी होगा, जिला कल्याण अधिकारी होगा, वो कर सकता है। तो मैंने करते क्यों नहीं, तो पापा के पास कोई जवाब नहीं था। तो पापा कह रहे थे कि अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मेरा बस लक्ष्य यही था कि उस तरह की चीज़ें कम से कम विजुअली तो मैं ना देखूं, जो जितना संभव हो पाए मेरे जीवन में मैं 1-2 लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ऐसे कि उनका जीवन थोड़ा सार्थक हो पाए। बस यही ये वाई था। बाकी क्योंकि मुझे सैलरी का, पैसे का तो था नहीं, मेरे पास पहले से जॉब थी, इसलिए तो वो एक रीज़न था। तो आपने यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या कोचिंग्स वगैरह ली थी? मैंने फाउंडेशन कोर्स लिया था 2020 में वाजीराम से। उसके बाद मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। जब भी टेस्ट सीरीज देना होता था तो मैं डिफरेंट कोचिंग में जाकर टेस्ट देता था, लेकिन मोस्टली फ्री टेस्ट होते थे वो। तो मैंने उसके बाद कोई कोचिंग नहीं ली। ये अटेम्प्ट आपका कौन सा था? ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, और फाइनली सिलेक्शन हो गया। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, और ये मेरा पहला प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, पहला मीन्स था, पहला यस। और तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने तो 6 अटेम्प्ट इसलिए दिए क्योंकि मेरे पास एक जॉब थी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लगातार उस साइकिल में फंस जाते हैं, कभी उनका प्रीलिम्स होता है, कभी मीन्स नहीं होता, कभी इंटरव्यू नहीं होता। तो you should focus on plan B also after 1 to 2-3 years। वो कहीं ना कहीं वो बर्डन दिमाग से वो बाहर रहता है मेरे ख्याल से। अगर आपके पास एक जॉब होती है, बस आप उसको लापरवाही के तरीके मत लीजिए कि अगर हमें सेटल हो गए हैं, अगर जिसको आगे बढ़ना है जी, अगर आप ये माइंडसेट में एक सेटिस्फेक्शन मन में ले आएंगे कि हम तो सेटल हो गए हैं, तो फिर एग्जाम की तैयारी करना बहुत मुश्किल है। तो सत्यम, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आपका पहले प्रयास में हुआ, तो मतलब पहली बार जब प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस और इंटरव्यू, तो कैसे आपने सबको मैनेज किया? आप कैसे पढ़ाई करते थे? ये एक फनी बात है कि मेंस के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ नहीं, प्रीलिम्स जब क्लियर हुआ तो मेंस का जब रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, वो मेंस के लिए 3 महीने थे। तो मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी करीब 1-1.5 साल से। तो मैंने जो तैयारी मेंस की है वो 3 महीने में की है, जो कि एडवाइसेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो पहले पढ़ाई कर रखी थी, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने यूपी पीसीएस दे रखा था, तो मैंने पहले आंसर राइटिंग कभी कर रखी थी 2 साल पहले, तो वो उसका एक मुझे फ़ायदा मिला। सेकेंडली, मैं थोड़ा सा राइटिंग में ठीक था, मेरी हैंड राइटिंग भी ठीक थी, और मैं लिखने का भी मुझे शौक था हमेशा से। तो वो एक रीज़न रहा मेरे कि मैं कम टाइम में उसकी तैयारी कर पाया मीन्स की। लेकिन एडवाइसेबल है कि जैसे अभी जुलाई चल रहा है, तो आप अभी से अगला टाइम देना है अगर आपको, तो ये माइंड में रखिए कि आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, उसके बाद मेंस की अगर आपको मेंस देना है तो अभी से आप आंसर राइटिंग की स्टार्ट कर दीजिए देना। तो ये मेरा एक था, तो मेरा तो थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो गया, लेकिन आपको एडवाइस मैं दूंगा कि आप अभी से मेंस की तैयारी स्टार्ट कीजिए। ओके, तो सत्यम, आप एक बहुत खास जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। जी बिल्कुल। तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर आपका क्या नज़रिया है? क्या आप उनको आइडियल मानते हैं, या उनकी कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रभावित करती हैं? बिल्कुल, भगवान कृष्ण जो है वो तो सुप्रीम बीइंग है, उनके ऊपर कोई नहीं है।
उन्होंने जो गीता का उपदेश दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे बिना कोई नहीं है इस संसार में और मैं ही हूँ जो हूँ। तो अगर और भी कोई देवी देवता है वो उनसे ऊपर नहीं है, तो मैं उस जगह से आता हूँ। तो कृष्ण का मेरे ऊपर मुझे लगता है आशीर्वाद रहा ही है। तो हमारे यहाँ माखन लाल कहते हैं, हमारे यहाँ लड्डू गोपाल कहते हैं। हमारे यहाँ लड्डू गोपाल की पूजा होती है, छोटे से लड्डू गोपाल की। तो हमारे यहाँ बहुत मान्यता है और हमेशा से बराबर रहा। मेरी मम्मी थोड़ी सी बहुत धार्मिक है, तो उनकी पूजा पाठ का उसका भी असर मेरे ऊपर रहा है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। तो ये सब चीज़ें तो मैंने रिसर्च में ये भी पाया कि मम्मी ने कहा कि बेटा रात रात भर पढ़ाई करता था, सोता नहीं था। मेरा ये था कि जब भी एग्ज़ाम आए तब अच्छे से तैयारी करो। जब आपका एग्ज़ाम साइकिल नहीं है तो आप थोड़ा सा लीव ले सकते हो और घूम सकते हो, खा सकते हो, दोस्तों के साथ रह सकते हो। लेकिन जब एग्ज़ाम आए तो आपको पूरा कंसंट्रेशन से पूरा पढ़ाई करना है। मेरे मम्मी पापा का कहने का अर्थ ये था कि एक्चुअली मेरे पास पहले से जॉब थी, तो वो उनको इतना नहीं था कि उनको था कि पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, टाइम से सो टाइम से उठो, जो हर माँ बाप बोलते ही हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा होगा। ओके तो सत्यम, जैसे मथुरा में आपने इनफैक्ट आप पीजी तक वहाँ पे थे जी, तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि किन जगहों पर काम करने की ज़रूरत है? मथुरा में मुझे लगता है शिक्षा व्यवस्था अभी बहुत सुधर गई है, लेकिन जो सरकारी कॉलेजेस हैं और सरकारी स्कूल्स भी हैं वहाँ पर अभी बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कर रही है, मुझे लगता है यूपी गवर्नमेंट काफ़ी कर रही है प्राइमरी स्कूल्स और बेसिक स्कूल्स के लिए, लेकिन कॉलेजेस का हाल अभी भी बुरा है। टीचर्स पढ़ाने नहीं आते, बच्चे सिर्फ एडमिशन ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ की डिग्री मिल जाएगी, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो वो सब को ठीक करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज की बात करें तो मथुरा एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, तो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या रील्स की दुनिया ने सिर्फ रील्स की वजह से कुछ साल पहले तक जो धार्मिक टूरिस्ट मथुरा में आते थे वो सिर्फ धर्म के लिए ही आते थे। अभी जो संख्या जो बढ़ रही है रील्स की वजह से हो रही है, उनको इसलिए जाना है क्योंकि उन्होंने फोटो लेनी है, उन्हें रील बनानी है, और धर्म थोड़ा सा साइड में है, थोड़ा अपना पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। जी बिल्कुल। तो लेकिन मथुरा वालों के लिए तो ये अच्छी बात है, टूरिज्म बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक भी बढ़ रहा है इस बारे, तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे जैसे ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्थाओं का भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी गई हूँ वहाँ पर, मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, आप धक्के मार मार के लोग आपको भगवान के दर्शन करा देंगे। हर साल केसेस भी आते हैं भगदड़ के वृंदावन में, तो योजना भी चली है कि ऐसा हो, बड़ा योजना चल रही है कॉरिडोर बनाने की, तो आई होप कि वो जल्दी बन पाए, कुछ अच्छा हो पाए। बिल्कुल। और क्या। तो सत्यम, आपकी फैमिली में के बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे। घर में आपके कौन कौन है? पापा मम्मी आपके क्या क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं। तभी तो वो थोड़े से हमेशा से स्ट्रिक्ट रहे हैं तो पढ़ाई के प्रति, और उन्हें लगा कि पढ़ के उन्हें पता है कि उनके बच्चे, उनके जो उन्होंने पढ़ाया जिन बच्चों को, वो पढ़ के ही सफल हो पाए, तो उन्हें हमेशा लगा कि हमारे बच्चों को भी हमें यही बोलना है कि वो पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे पापा जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसी स्कूल में टीचर थे। ये तो फिर तो शैतानियाँ भी करने में दिक्कतें होती हैं। बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। तो बाकी टीचर्स भी मेरे ऊपर थोड़े से स्ट्रिक्ट थे कि नहीं, अरे तो उनका लड़का है। मैं उतना शैतानियाँ स्कूल में नहीं कर पाया, मैंने तभी आपको बताया। मैं पहले करता था जब मेरे पापा नहीं थे। हाँ बिल्कुल। और मेरे पापा ने तो बोल रखा था मेरे स्कूल में कि अगर ये शैतानी करे तो इसको खूब मारो। तो ये 12th तक की बात है। मेरी मम्मी बेसिक में है और वो सरकारी गवर्नमेंट टीचर है। मेरा भाई अभी PhD कर रहा है ISC बेंगलोर से। तो क्या तैयारी है, उन्हें भी अधिकारी बनाना है? उसका इंटरेस्ट इधर नहीं है, वो साइंटिस्ट या रिसर्चर बनना चाहता है, और हो सकता है कल को उसका मूड बदल जाए। लेकिन वो मेरे से ब्रिलियंट है, मुझे लगता है वो कांड 1-2 अटेम्प्ट में ही कर लेगा अगर उसने मन बना लिया तो। बहुत 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 सही। तो सत्यम, जाते जाते आप दर्शकों को कुछ जीवन के मूल्यों से जुड़े, या फिर जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तैयारी करने वाले, उनको कुछ 4-5 टिप्स देना चाहें तो आप दीजिए उसको। मेरे हिसाब से कंसाइज में कुछ टिप्स यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम आए या कोई भी जीवन की समस्या आए तो आपको उसमें उलझ के नहीं रह जाना है। लाइफ में बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, अलग तरह के दोस्त होते हैं, माँ बाप होते हैं, और बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। तो और लेकिन हर चीज़ का एक प्रो भी होता है। जब आप घर से दूर रहते हो तो
तब आपको बहुत सारी समस्याएं बहुत समस्या आती है। अभी जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी मम्मी हमेशा से कहती थी जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपको ये माइंड में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैं बैंक में गया तो मेरी पोस्टिंग बिलासपुर हिमाचल प्रदेश कर दी थी, और मैं कभी नहीं चाहता था कि उधर इतना दूर में जाऊँ। मेरा था कि मुझे दिल्ली में रह के पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरा था यूपीएससी करना है। लेकिन भगवान की कृपा से अगला जब मेरा IMD का रिजल्ट आया तो मेरी पोस्टिंग दिल्ली ही हो गई, और तो दिल्ली के साथ रह के मैं तैयारी कर पाया। कोचिंग मैंने नौकरी के साथ साथ की। मेरी शिफ्ट सुबह की रहती थी तो मैं शाम को कोचिंग जाता था। उसके बाद SSC CGL का रिजल्ट जो आया उसमें भी मेरी लकीली पोस्टिंग दिल्ली हो गई, तो मैं उसको आगे बढ़ा पाया। बाद में मुझे ऐसा सेक्शन मिला जहाँ बहुत ज़्यादा काम था, तो मैं तैयारी नहीं कर पा रहा था। लेकिन भगवान की कृपा से अभी कुछ ऐसा हुआ पिछले साल कि मैं ऐसे सेक्शन में आ गया जहाँ थोड़ा सा वर्कलोड कम था। तो हर चीज़ एक लिखी होती है। जैसा मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, प्रारब्ध है, तो वो डेस्टिनी है, आपका होना है तो होना ही है, लेकिन आपको मेहनत करनी है। तो आपके हमारे हाथ में मेहनत करना है। तो मैं तो श्री कृष्ण के प्लेस से आता हूँ, तो श्री कृष्ण ने कहा ही है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। वो ऑलरेडी मिलता जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो सत्यम, एक सवाल और, क्या तैयारी के लिए दिल्ली आना जरूरी है? क्योंकि मैंने कहीं सुना था आपको कहते हुए कि आपकी बहुत कोशिश थी कि आप दिल्ली जाओ। क्योंकि उस टाइम ज़रूरी था। मैं जब आज से 6-7 साल पहले, 5-6 साल पहले, तो मुझे लगता है कि इतने ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं थे जितने आज हैं। आज तो काफ़ी हैं, तो आज तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी दिल्ली आने की ज़रूरत है। आप घर बैठे बिना किसी शुल्क के तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपको और गाइडेंस चाहिए तो आप किसी कोचिंग में इनरोल ले सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ मैंडेटरी नहीं है। बिल्कुल वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो आप घर बैठ के तैयारी कीजिए। घर पे फ़ायदा है कि आपकी मम्मी गरम गरम आपको खाना खिलाएंगी। आपको वो बहुत ज़रूरी है, दिल्ली का खाना तो बहुत खराब है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप घर के पास भी रहेंगे, आपके माँ बाप भी खुश रहेंगे, तो वो मोटिवेशन अलग से आपको आगे बढ़ने का मिलता रहेगा। तो आप रह सकते हैं बिना, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली आने की ज़रूरत है। ओके, तो ये थे हमारे साथ सत्यम, जिन्होंने 5 सरकारी एग्ज़ाम को छोड़ करके 6ठे सरकारी एग्ज़ाम में प्रवेश किया है और वो IPS बन चुके हैं। मैं ऐसी ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।